बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 जनरल साइंस के सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी अबाउट द जर्नी ऑफ अ पीस ऑफ ब्रेड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आप लोगों ने वो स्टोरी लिखनी है जिसमें आप एक ब्रेड पीस लेते हैं, ब्रेड का एक टुकड़ा, और उसका सफ़र लिखना है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि वो जब हजम होता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो किन किन मराहिल से गुजरता है। सो आंसर इज डाइजेशन ऑफ ब्रेड स्टार्ट इन माउथ। ये सबको पता है कि डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट होती है, क्योंकि आप नवाला लेते हैं तो माउथ में डालते हैं, तो वहाँ ये स्टार्ट होता है। द टीथ क्रश एंड टेयर्स द ब्रेड, द सलेवा मिक्स विद द ब्रेड विच मेक्स it soft, then tongue push the piece of bread to esophagus। अब क्या होता है, जब आपने ब्रेड पीस को मुंह में डाल दिया तो टीथ जो है वो इस पीस को क्रश करेंगे, ठीक है, बाय चीविंग। और चूंकि हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो सलेवा, ये जो थूक है इसको सलेवा कहते हैं, सलेवा जो है वो ब्रेड पीस के साथ मिक्स हो रहा होता है और उसको नरम कर रहा होता है। टंग जो है वो भी हेल्पफुल है, वो इस पीस को पुश कर रहा होता है, जो पीसेस है उसको इधर उधर कर रहा होता है ताकि च्यूइंग में आसानी हो। फिर जो है ये उस पीसेस को पुश करता है, आगे लेके जा रहा होता है एसोफेगस में, खुराक की नली में। Then the smooth muscle in its wall contract and push the food into the stomach। अब जो एसोफेगस के मसल्स है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और मजीद इस ब्रेड के पीसेस को छोटा कर देता है और फिर उसको भेजता है स्टमक में। द स्टमक ग्राइंड द फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड गैस्ट्रिक जूस। अब स्टमक जो है वो ग्राइंडर की तरह काम करता है, वो फूड पार्टिकल को जो है मजीद छोटा कर देता है एंजाइम के जरिए और गैस्ट्रिक जूस के जरिए। आफ्टर प्योर्स द फूड बिकम सोपी मिक्सचर विच इज पुश्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है, ठीक है। तो कुछ घंटों बाद जो है वो जो ब्रेड पीस है वो सोपी मिक्सचर शोरबे की तरह बन जाता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शिफ्ट किया जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो हजम नहीं हुआ, उसको सेंड किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम इट एंड सेंड द वेस्ट इनटू रेक्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे पानी और साल्ट ले लेगा और उसको सेंड करेगा रेक्टम में। रेक्टम स्टोर द वेस्ट अंटिल इट इज पुश्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। और रेक्टम कुछ वक्त के लिए इसको स्टोर करेगा जो वेस्ट मटेरियल है और फिर बॉडी से बाहर करेगा। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पढ़ा और उसमें आपने सीखा कि कैसे जो है एक ब्रेड पीस जो है वो माउथ से लेकर रेक्टम तक का सफ़र जो है उसका कैसा रहता है। अब डायग्राम से समझने की कोशिश करें आप लोग। जब आप ब्रेड पीस लेंगे तो उसकी डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ में टीथ जो है वो उसको क्रश करता है और चीविंग के ज़रिए जो है उसको तोड़ता है। अब माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो सलेवा सिक्रेट कर रहा होता है, जो थूक है वो फूड पार्टिकल्स को मज़ीद नरम करता है। अब जब ये नरम हो जाता है तो टंग जो है उसको पुश करता है एसोफेगस में। ये हमारा जो है ये एसोफेगस है। अब एसोफेगस में मसल्स होते हैं, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की रिजल्ट में जो फूड पार्टिकल्स है ये मज़ीद स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ एसोफेगस से ये आ जाता है स्टमक में, ये स्टमक में। अब स्टमक जो है ग्राइंडर की तरह काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है और फूड पार्टिकल को मज़ीद जो है स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड गैस्ट्रिक जूसेस। अब
स्टमक से होके फिर ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो शिफ्ट किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन इस अनडाइजेस्टेड फूड से साल्ट और वाटर ले लेता है और फिर इसको शिफ्ट किया जाता है रेक्टम में। ये रेक्टम है। रेक्टम में कुछ वक्त के लिए ये स्टोर हो जाता है और फिर वो बॉडी से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक लाइन सेंटर में खींचे ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। While anaerobic respiration it does not require oxygen, anaerobic respiration ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी होता है। नंबर सेकंड पॉइंट, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड की, तो आपके पास ज्यादा एनर्जी बनेगी। While anaerobic respiration में very little energy is produced, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बनती है। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड की, तो इसी वजह से कम एनर्जी भी बनेगी। पॉइंट नंबर 3, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। इसमें जो है ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट होती है, पूरा का पूरा जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। While एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, इसी वजह से तो कम एनर्जी बनेगी। पॉइंट नंबर 4, इट अकर्स मोस्टली इन प्लांट एंड एनिमल। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ज़्यादातर जो है प्लांट और एनिमल में होता है। हमारे बॉडी में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हायर एनिमल में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। While anaerobic respiration it occur in yeast, bacterium, human muscle cell। ये कहाँ होता है? yeast में, बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल। ये चूंकि लो लेवल पे होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, और ह्यूमन मसल सेल्स में भी होता है। जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, क्योंकि हार्ड एक्सरसाइज के दौरान मुश्किल है ऑक्सीजन मिले, तो उसी टाइम हमारे मसल सेल्स जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। Next question is, how do the digestive, respiratory and circulatory system work together to provide body cells with the material they need? ये कह रहा है कि कैसे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलके काम करके बॉडी सेल के मटेरियल को कैसे पूरी करता है, उसकी ज़रूरत कैसे पूरी करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से चीज़ें स्मूथ चल रही होती है। नाउ आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल है, क्या लिंकेज है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम से? इट डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल। ये क्या करता है? ये सबको पता है कि डाइजेशन करता है। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसके साथ क्या लिंक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके साथ ये हेल्प कर रहा होता है, विच गिव एनर्जी। अब जब ये ऑक्सीडेशन होती है तो फूड की ब्रेकडाउन होती है और हमें एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल होता है? तो जब ये एनर्जी मिल जाती है हमें फूड पार्टिकल से, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको ऑक्सीजन दे रहा होता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए। अब जो एनर्जी बन जाती है उसको तो अब बॉडी के सारे पार्ट्स में लेके जाना है ना, तो वो कौन लेके जाता है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या रोल रहता है? इट प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये तो सबको पता है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। द ऑक्सीजन ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस विच इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ऑक्सीजन
है वो फूड पार्टिकल से मिलके उसकी डाइजेशन करके एनर्जी बनाता है। अब वो एनर्जी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सारे पार्ट्स में लेके जाता है। अब इसके बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कैरिड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन टू द सेल। अब ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स जो भी है और हार्मोन, उसको सेल में लेके जा रहा होता है।